हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही होंगी कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ईवीएस केंद्रीय विद्यालय में पूछी जाने वाली ईवीएस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पहला क्लास लेके आई हूँ और कोशिश मेरी यही रहेगी कि एग्ज़ाम होने के पहले तक आपका जो ईवीएस का सिलेबस है, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के बेस्ड पर पूरा आधारित है, तो कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ईवीएस की पूरी क्लास एग्ज़ाम होने के पहले तक करा पाऊँ और आपके जितने भी मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें मैक्सिमम मार्क्स दिलाने की कोशिश कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं आज की पहली क्लास ईवीएस की। तो ये एनसीईआरटी का साइंस का क्लास 6 का पहला चैप्टर है, पौधों को जानिए। तो शुरू करते हैं। पौधों को जानिए। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन प्लांट्स का अदर तरीके से किया गया है। तो कुछ पौधों को उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये 3 भागों में बटे हुए हैं: झाड़ी, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक क्या होते हैं? शाक को हम हर्ब बोलते हैं, झाड़ी को श्रब बोलते हैं और वृक्ष को ट्री बोलते हैं। तो हर्बेसियस प्लांट क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो हरे एवं कोमल तने होते हैं तथा ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनकी कई शाखाएं नहीं होती हैं। आप लोगों ने इस समय फसल आपकी गेहूं के खेतों में आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। तो आपने देखा होगा कि गेहूं के जो पौधे हैं उनके बहुत कोमल कोमल से तने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, उनकी कई शाखाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर आपसे तो टमाटर है, गेहूं है और चना है। इसके अलावा ये एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी की किताब में जो दिए हुए हैं वो, और इसके अलावा भी और भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। कोई भी और भी पौधा देकर वो आपसे पूछ सकता है। झाड़ी मतलब श्रब, तो ऐसे पौधे जो शाखाएं, जो इन ऐसे पौधे जिनकी शाखाएं जो हैं वो आधार से निकलती हैं। ये बहुत ऊंचे नहीं होते हैं और इनका तना कठोर तथा अधिक मोटा नहीं होता। तना तो कठोर होता है लेकिन ये मोटाई में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे कि नींबू है, मेहंदी है, गुड़हल है, ये जितने भी पौधे हैं ये श्रब कहलाते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर मैं बबूल की बात करूं तो बबूल में आपने देखा होगा कि जो पौधे की शाखाएं हैं वो उसके ज़मीन से ही निकल आती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? श्रब कहेंगे। नेक्स्ट बात आती है ट्री की। तो ये ऊंचे होते हैं, इनके तने मजबूत होते हैं और शाखाएं नीचे से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। मतलब इनकी जो शाखाएं हैं वो पौधे के ऊपरी भाग से निकलती हैं, मतलब आधार से नहीं निकलती हैं। ठीक, तो इनमें कौन कौन से पौधे हो जाएंगे? जैसे नीम है, आम है, बरगद है, पीपल है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पौधे का अगर मैं बात करूं तो पौधे इसके अलावा भी और तरीके के होते हैं, जैसे विसर्पी लता। विसर्पी लता को क्या कहेंगे? ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो वो क्या करते हैं? भूमि में फैल जाते हैं। सर्प से याद रखना, सर्प मतलब सांप कैसे रेंग रेंग के चलता है, तो इनको हम रेंगने वाले पौधे भी कहेंगे, जो रेंगते हैं ज़मीन में, तो इनको हम क्या कहेंगे? जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, कद्दू है, ये सारे कैसे हैं? ज़मीन में रेंगते हुए, मतलब कि सर्प की तरह ऐसे रेंगते रेंगते ये बड़े होते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? तरबूज। विसर्पी लता। नेक्स्ट बात है आरोही लता, मतलब कि जो ऊपर चढ़ पाएँ। तो ऐसे पौधे जो सहारा से ऊपर चढ़ जाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे आरोही पौधे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखेंगे? मनी प्लांट है, सेब है और अंगूर है। ये सारे पौधे कैसे हैं? तो इनको कहेंगे आरोही लता। एग्जाम्पल के तौर से जैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा आरोही पौधे का उदाहरण नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? जैसे उसने दे दिया मनी प्लांट, दे दिया सेब, दे दिया अंगूर, दे दिया और तरबूज दे दिया, तो इसमें से तरबूज जो हो जाएगा वो आरोही पौधे में नहीं आता। तरबूज कैसा है? विसर्पी लता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधे के भाग कितने होते हैं। तो पौधा एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला बात करते हैं तना। तना मतलब स्टेम। तो तने में क्या क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा भाग है जो तने के अंतर्गत नहीं आता है, तने में क्या क्या शामिल नहीं है। तो तने में क्या होता है, तने में पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, कलियां होती हैं और फूल होते हैं, मतलब लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, बड्स होती हैं एंड फ्लावर्स होते हैं। तना काम क्या करता है, तो तने जल का संग्रह करते हैं। जैसे आपने इस समय गेहूं के पौधे देखे होंगे, तो गेहूं का पौधा अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें देखना आपको दबाने पर पानी नज़र आएगा। ऐसे बहुत से पौधे हैं जो पानी का स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पत्तियां। तो पत्ती के भाग क्या होते हैं, पत्ती के क्या भाग होते हैं। तो पहला है पर्णवृंत। पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ा रहता है उसको हम पर्णवृंत कहते हैं। नेक्स्ट बात है फलक। तो फलक क्या है, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो तना है, तने से क्या जुड़ा हुआ है, एक डंठल जुड़ा है, उसको हम डंठल को पर्णवृंत कहते हैं। डंठल को क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। फलक जो पूरा उसका एरिया होता है पत्ती का, ग्रीन कलर का जो चपटा होता है उसको क्या कहेंगे, उसको हम फलक कहेंगे। नेक्स्ट बात है सिरा। तो पत्ती के बीच में जो अरेखित संरचनाएं होती हैं उनको हम सिरा कहते हैं। सिरा मीन्स वेन्स कहते हैं। नेक्स्ट बात है मध्य सिरा, मतलब मिडिल वेन। पत्ती के मध्य पर मोटी जो एक पतली सी जाती है रेखा, उसको हम मध्य सिरा या मिड वेन कहते हैं। सिरा विन्यास, इसको बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। वेनेशन, लीफ वेनेशन पूछा जाता है कि पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आपने सुना होगा पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, कौन सी, जालिका रूपी और समांतर सिरा विन्यास। तो पत्तियां भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। तो हम पत्तियों का सिरा विन्यास आगे के पेज में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे के पेज में। लीफ वेनेशन, देयर आर 2 टाइप्स लीफ वेनेशन। जालिका रूपी। तो जालिका रूपी मतलब क्या है कि आपने ऐसी पत्ती को जरूर देखा होगा जिसकी पत्ती को अगर आपने देखा हो लाइक दैट, जैसे पीपल की पत्ती, तो अगर वो सूख जाए और उसको आप सूखने के बाद में उस पत्ती को अगर थोड़ा सा झाड़ने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि उसमें पत्तियों में आड़ी तिरछी जो रेखाएं दिखाई देती हैं वो जालिका रूपी होता है। मतलब कि लाइक दैट, जैसे जाल नेट की तरह से वो एकदम से गुथी हुई होती है। तो ऐसी पत्ती कौन कौन से पौधे में पाई जाती है, जैसे कि आम में, अमरूद में, बरगद में, पीपल में, इन सभी में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं समांतर। तो समांतर मतलब पैरेलल वेनेशन किस में होता है, तो ऐसी पत्ती जिसकी जो सिरा विन्यास है वो समांतर होता है। आपने इस समय गेहूं के पौधे खेतों में होंगे और अगर आप देख सकते हैं तो गेहूं की पत्ती अगर आप देखेंगे तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। मतलब उसकी पत्ती की जो जाली होती है वो कैसी होती है, समानांतर होती है। तो इसको क्या कहेंगे, समानांतर सिरा विन्यास। और ये जो होता है सिरा विन्यास वो कौन कौन से पौधे में होता है, तो उदाहरण के तौर पर मक्का है, धान है, गेहूँ है और घास है। नेक्स्ट बात करते हैं वेपोराइजेशन की प्रोसेस, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है और एक उदाहरण से के तौर से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि पौधे में क्या होता है, उसमें वाटर होता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को देखना चाहें कि कैसे वो वायुमंडल में पानी को इंक्रीज़ करते हैं, कैसे वो छोड़ते हैं, तो इसके लिए एक प्रयोग आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक गमले में जो पौधा लगा हुआ है उस पौधे को आप पॉलीथीन से कवर कर दें, धूप में रख दीजिए। अगर पौधा धूप में है तो और अच्छी बात है, उस पौधे को पॉलीथीन से कवर कर दीजिए और 3 से 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आप देखेंगे उस पॉलीथीन में और सनलाइट देखेंगे कि जो सनलाइट से जो हीट होती है वो पौधे के अंदर की नमी को वाष्प में बदलने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा कि पन्नी के अंदर की तरफ क्या होता है, जल की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देंगी।
इसका और अच्छा एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो आपने देखा होगा कि अगर आप मार्केट से कोई सब्ज़ी खरीद कर लाते हैं और पन्नी में अगर आपने उसको खाली नहीं किया और पन्नी में ही आपने उसको रखे रहने दिया पॉलीथीन में, तो आप देखते हैं कि 2-3 घंटे के बाद उस पॉलीथीन में क्या हो जाती है, नमी आ जाती है। ये सिद्ध होता है कि जो पौधे हैं वो वायुमंडल में जल छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे के पेज पर। नेक्स्ट पेज पर लिखा है पत्तियों के कार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीव्स के वर्क्स के क्या हैं, तो एक कॉमन सा बहुत फेमस एक बनता है लाइन कि क्या है, फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो आप आंसर टिक करते हैं क्या, पत्तियों को। पत्ती क्या कैसे कार्य करती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन के निर्माण में सहायक होती हैं कौन, पत्तियाँ। पत्तियों के द्वारा बनाया हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। तो जो पत्ती जो भोजन बनाती है, किसके उपस्थिति बनाती है, तो सूर्य के प्रकाश में, वाटर में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, भोजन बनाती है। और ये जो भोजन बनता है वो पौधों के विभिन्न भागों में, जैसे कि तना में, जड़ में, फूल में और फल में एकत्रित हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थों के रूप में, भोजन के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जड़, नेक्स्ट बात है रूट की। तो रूट क्या है, रूट क्या कहते हैं कि पौधे, मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। अगर कोई पौधा सीधा खड़ा है, वो फिक्स है, तो उसका वो किसकी वजह से खड़ा है, तो वो रूट की वजह से है। जैसे हम भी बोलते हैं ना रूट, तो रूट का मतलब क्या है कि वो फिक्स कैसे है, वो स्थिर कैसे है, तो उसकी वजह से वो उसका रीजन क्या है, जड़ है। जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये केवल केंद्रीय विद्यालय के लिए नहीं है। ईवीएस जो एनवायरमेंटल स्टडी है वो क्या है, अगर बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ईवीएस में केवल मुझे साइंस ही पढ़नी चाहिए या केवल मुझे ईवीएस ही पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ईवीएस कैसा है, इंटरकनेक्टेड, एक अंतः विषयी विषय है, जिसमें आपका क्या आता है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी भी आती है, जिसमें आपका और भी विषय आते हैं, साइंस भी आता है, इसमें आपकी फिजिक्स भी आती है, इसमें आपकी केमिस्ट्री भी आती है। अब ये केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि पॉलीथीन किसका विषय है, तो पॉलीथीन केमिस्ट्री में आता है। लेकिन पॉलीथीन से क्वेश्चन तो बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आपकी थीम दी है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिनके दिमाग में ये माइंड सेट है कि ईवीएस में तो क्या आना है, केवल ईवीएस में हमें ज्योग्राफी पढ़नी है या हमें सिंपल सी चीज़ें पढ़नी है, तो वो इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दें। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ईवीएस में और किसी भी सब सिलेबस में आपने सीधे दे के रखा है कि इंटरमीडिएट का टिपिकल लेवल होगा, तो आप पत्ती को या पौधे को सिंपलेस्ट वे में नहीं पढ़ेंगे, पौधे का पूरा विस्तृत भाग भी, विस्तृत चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे और आप उसको आसानी से कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। जड़ों के प्रकार, तो जड़, मूसला जड़, इसको क्या कहते हैं, इसको टैप रूट कहते हैं। क्या कहेंगे, मूसला जड़। जैसे नाम से ही क्लियर है, मूसल। अब घरों में मूसल तो आपने देखा होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बीजों को साफ करते हैं अच्छे से। अगर उसमें छिलका है तो उसको साफ करने के लिए हमको क्या करते हैं, कस के उसको कूट के साफ करते हो, तो उसका एक औजार है जिसको मूसल कहते हैं। तो जैसा नाम है वैसा ही उसकी संरचना भी होती है कि एक मुख्य जड़ होती है और उसके साइड से क्या होती हैं, उसकी छोटी छोटी सहायक जड़ें निकलती हैं, उनको हम पार्श्व जड़ कहते हैं। तो जिन पौधों की एक मुख्य जड़ मोटी और गहराई तक जाती है और साथ में छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं, ऐसी जड़ को क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और जिन पौधों में ये जड़ पाई जाती है उन पौधे के नाम क्या हैं, जैसे कि आम है, बबूल है, तुलसी है, गुड़हल है, अमरूद है,
पीपल है, बरगद है, ये जितने भी पौधे हैं उन सब में क्या है, मूसला जड़ पाई जाती है। चित्र में जैसा कि मैंने बनाया है दोस्तों कि एक देखिए मोटी जड़ बनी हुई है जिसको हम मुख्य जड़ कहेंगे, और उसके साथ में एक पार्श्व जड़ है साइड में, जो उसको हम क्या कहेंगे, पार्श्व जड़ कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आगे के पेज पर। नेक्स्ट जड़ है झकड़ा जड़, इसको हम रेसेदार जड़ कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है कि ऐसी जड़ जिसका कोई एक मेन जड़ नहीं है, मुख्य जड़ नहीं है, और सारी जड़ें आपस में कैसे हैं, जकड़ी हुई हैं। मतलब जैसे कि रेसा समान कि बिल्कुल सब एक साथ गुथी हुई हैं, तो इसमें सारी जड़ें कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। उदाहरण के तौर पर घास है, मक्का है, गेहूं है, मूंगफली है, इन सब में कैसी जड़ होती है, तो इसमें पाई जाती है झकड़ा जड़। नेक्स्ट बात करते हैं जड़ के कार्य। तो जड़ के कार्य की बात करते हैं तो जड़ें जो हैं वो क्या कार्य करती हैं, तो जड़ें जो हैं वो मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो क्या करती हैं कि पौधे, क्योंकि ज़मीन में जो जड़ें हैं वो पौधे की नमी को और पौधों के साथ में जो उनके अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है जड़ें पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायक हैं। अगर कोई पौधा भूमि में सीधा खड़ा है तो उसका कारण क्या है, जड़ है। अगर जड़ नहीं है तो कोई भी पौधा सीधा खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात है भोजन का संग्रहण करती हैं। तो कैसे, बहुत से फल हम ऐसे खाते हैं, बहुत सी सब्जियां ऐसे हम खाते हैं जो कैसी हैं, जो जड़ के रूप में होती हैं और वो फूड स्टोरेज का भी वर्क करती हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो कौन कौन सी ऐसी जड़ें हैं जिनको हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो जड़ों के नाम देखते हैं। जैसे कि गाजर है, मूली है, शकरकंद है और शलजम है और टैपियोका है। टैपियोका सेंट्रल टीटी में और आपका केंद्रीय विद्यालय में बहुत अगर फेमस अगर क्वेश्चन बन सकता है तो बहुत पॉपुलर एक फल है, एक जो है वो केरल में उगाया जाता है और ये बहुत फेमस है। इससे क्वेश्चन सेंट्रल टीटी में 1 नंबर में हमेशा हर बार पूछा जाता है। तो गाजर है, मूली है, शकरकंद है, शलजम है और टैपियोका है जो कि केरल में उगाया जाता है और इसकी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है और खाने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर मतलब पुष्प। तो पुष्प के भाग कितने हैं? पुष्प है क्या? तो पुष्प पौधे का रंगीन भाग होता है, कलर्ड ऑफ द पार्ट, मतलब कलरफुल पार्ट है किसी प्लांट का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितने होते हैं, किसी भी पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प में भाग कितने हैं? 4 भाग होते हैं। पंखुड़ी, पंखुड़ी का मतलब पौधे का कलरफुल भाग। कोई भी पौधे की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे आपने फूल देखा होगा तो किसी में पीली हैं, किसी में लाल हैं, किसी में गुलाबी हैं, किसी में और कलर की हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम पंखुड़ियाँ कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट बात है वाहदल। वाहदल, वाहदल का मतलब है कि ऐसी हरे कलर की होती हैं और ये किसी भी जो पंखुड़ियाँ हैं उनको बांधे रखने का काम करती हैं। कौन? वाहदल। तो अगर आपको वाहदल देखना है तो आप अगर गुलाब का फूल देखते हैं तो गुलाब के फूल में जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। अगर वो सफ़ेद गुलाब है तो वाइट कलर की होंगी, अगर वो पीला गुलाब है तो वो येलो कलर का होगा, अगर वो पिंक रोज़ है तो गुलाबी कलर की होंगी। लेकिन सभी जो पंखुड़ी सभी गुलाबों में नीचे की तरफ आपने देखा होगा जहाँ डंठल होता है और डंठल के ऊपर आपने देखो ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वाहदल कहते हैं, जो पंखुड़ियों को आपस में बांध के रखने का काम करती हैं। नेक्स्ट बात है पुंकेसर। पुंकेसर को क्या बोलते हैं? एंड्रूशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रूशियम। तो ये पुष्प का नरजनन भाग है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है। पूछा जाता है कि कौन सा पौधे का नरजनन भाग है, तो नरजनन भाग का मतलब पुंकेसर, एंड्रूशियम कहते हैं। और पुंकेसर के अगर भाग पूछे जाएं कि एंड्रूशियम के पार्ट कितने होते हैं, तो ये एंड्रूशियम के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से?
तंतु और परागकोश। तंतु को हम फिलामेंट कहते हैं और पराग को हम एंथर, परागकोश को हम एंथर कहते हैं। तो जिस फिगर में आपने देख रहे होंगे कि तंतु जो है वो फिलामेंट है, मतलब कि लंबी सी एक संरचना, और एक बलून टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो पराग कोश के अंदर दाने समान संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गायनोसियम की, मादा जनन भाग की। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पे दोस्तों लिखा है स्त्री केसर। स्त्री जैसे नाम से है, स्त्री मतलब फी, मेल, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट क्या कहलाएंगे, स्त्री केसर कहलाएंगे, और इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गायनोसियम। अब आप जानते हैं ना कि कोई स्त्री जब किसी महिला डॉक्टर को दिखाने जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्त्री मादा जनन भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ये पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, और स्त्री केसर के अगर आपसे भाग पूछे जाएं तो इसके 3 भाग होते हैं। अंडाशय मतलब ओवरी, वर्तिका मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, स्टाइल, और वर्तिकाग्र को हम स्टिग्मा कहते हैं। फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जो फूला हुआ भाग है इसको हम अंडाशय कहते हैं। ऊपर जो एक संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका, और उसके बाद सबसे ऊपर का जो स्टिग्मा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट बात करते हैं अंडाशय। तो अंडाशय क्या है, स्त्री केसर का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिसे हम बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है व्हर्ल ऑफ द फ्लावर, पुष्प के चक्र कितने हैं। तो पुष्प के चक्र कितने हैं, तो पुष्प के 4 चक्र हैं, और ये अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर आपसे क्रम में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके आप इसको टिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाह दल कहते हैं। अगर किसी फूल को आप देखेंगे, जैसे कि गुलाब, आप गुलाब देख सकते हैं, तो गुलाब के डंठल के नीचे जो आपका डंठल है उसके नीचे आपको ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही होंगी जिसको वाहदल कहते हैं। उसके पास में अगर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपने देखा कलर्ड फुल जो आपको पत्तियां दिखती हैं उसको हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। इसके बाद में बीच में एक संरचना निकलती है जिसके पास, जिसमें आपने देखा होगा 5 या 6 छोटे छोटे फिलामेंट टाइप के होते हैं, और उसके ऊपर छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे दाने जैसी संरचना होती है, उनको हम पुंकेसर या एंडोसियम कहते हैं। और सबसे बीच का जो मेन मोटा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर या गायनोसियम कहते हैं। तो इसको अंदर से बाहर की ओर क्रम लगाएंगे तो अंदर से बाहर की ओर क्रम में क्या हो जाएगा, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, पंखुड़ी और वाहदल। और अगर बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो वाहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको कोई भी एक पार्ट को इधर उधर घुमा के आपसे वो क्वेश्चन बना सकता है और पूछेगा सही क्रम लगाइए पुष्पों के, पुष्प चक्र के भाग। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आपका पहला वीडियो था और कोशिश करती हूँ आपको, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। और ऐसे ही आगे की वीडियो लेकर मैं डेली आपके लिए उपस्थित रहूँगी इसी समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।